गुड मॉर्निंग। आज हम एटॉमिक मास से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे। तो इस टर्म में पहले हम एटॉमिक मास का डिफिनेशन जान लेते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी केमिकल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है वो हम एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। ओके, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट का, जैसे कार्बन है, कार्बन का अगर एटॉमिक मास देखा जाए तो वो 12 होता है, और ये 12 जो होता है वो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का सम होता है। ओके, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन दोनों का सम जो होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है, या इन दोनों का सम को हम कह सकते हैं कि ये एटॉमिक मास को डिनोट करता है। ओके, उसी तरह से एटॉमिक नंबर जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर को बताता है, एटॉमिक नंबर। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो होगा मास को बताएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का सम भी मास के बराबर होगा। ओके, और इसे हम एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। पहले के टाइम में एटॉमिक मास निकालने के लिए बहुत सी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। बहुत से साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से उसे निकालते थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। आज के टर्म में जो चीज़ यूज की जाती है वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके मदद से आसानी से स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही आसानी से हम लोग एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एटॉमिक मास में एक नया टर्म आता है AMU, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन होता है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एक्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ओके, तो कार्बन 12 जो है इसका मास जितना होगा उसका 1/12। ओके, मास ऑफ कार्बन 12, तो ये जो वैल्यू आएगी वो एटॉमिक मास यूनिट के बराबर आएगी। अब इसके डिफिनेशन के हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट में एग्जैक्टली वैल्यू होता कितना है। ओके, तो इसका डिफिनेशन है 1 AMU इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ओके, तो हम जानते हैं कि 1 मोल कार्बन एटम जो होता है, 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, और 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा एक कार्बन एटम का? ये हो जाएगा 12/6.022 क्रॉस 10⁻23। तो अब बोला है कि 1 कार्बन एटम का 1/12, यानी अगर इस वैल्यू का हम 1/12 करेंगे, इस पूरे वैल्यू का 1/12 यानी इंटू 1/12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/6.022 इंटू 10⁻23। बस इसका वैल्यू निकालना, यानी इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो आता है 1.66056 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। यानी एक AMU जो होगा वो 1.66056 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि AMU क्या होता है। ओके, एटॉमिक मास और AMU यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम चलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, देखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट बेस्ड ऑन द ऑकरेंस मीन्स हमारे अर्थ पर कितने परसेंट में ये मौजूद है, एंड मास ऑफ द वेरियस आइसोटॉप्स एज दे आर फाउंड इन द क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ओके, तो पहले हमें उसके आइसोटॉप के बारे में पता होना चाहिए। तो उसका आइसोटॉप जो होगा वो एक या किसी के दो होते हैं। ठीक, तो आइसोटॉप के बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं।
तो एक एग्जांपल हम कार्बन का लेके चलते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं। ओके, आइसोटॉप ऑफ कार्बन, एक होता है 12C, एक होता है 13C, एक होता है 14C। अब इन तीनों का रिलेटिव एबंडेंस देख लेते हैं, यानी ऑकरेंस। ओके, अब इसका मतलब यही होता है कि हमारे अर्थ में कितने % में ये पाए जाते हैं और इनका एटॉमिक मास, इन तीनों का एटॉमिक मास, और इन्हीं दोनों फैक्टर से हम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो 12 कार्बन का जो परसेंटेज होता है हमारे अर्थ पर, वो है 98.892, और कार्बन 13 1.108, और 14 कार्बन जो है वो 2 × 10⁻², यानी सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये, और कार्बन 14 बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब इसका मास जो होता है वो 12 होता है, 12 AMU, इसका यूनिट AMU लिखेंगे। ओके, इसका होता है 13.00335, इसका होता है 14.00317। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हो आइसोटॉप में डिफरेंस क्या है। आइसोटॉप का मतलब होता है कि एटॉमिक मास सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ये किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो लिखा था ये मास होता है, एटॉमिक मास, ये डिफरेंट दिख रहा है आपको, यानी यही आइसोटॉप कहा जाता है। ठीक, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, फिलहाल में आप इतना ही समझिए। तो आगे देखिए एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग जो ये रिलेटिव एबंडेंस है, इसका हम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और ऐड करके फिर उसका हम उससे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो आप यहाँ रिलेटिव एबंडेंस और AMU देख चुके हैं। अब इसे हम आगे सॉल्व करके दिखाते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास निकलता कैसे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू, पहले हम कार्बन 12 का मास लिख लेते हैं और एबंडेंस। तो इसका मास है 12 यूनिट इंटू परसेंटेज कितना था इसका एबंडेंस का 98.892 प्लस कार्बन 13 जो है वो 13.00335 यूनिट था, और इसका जो परसेंटेज था वो था 1.108 प्लस 14.00317 यूनिट इंटू इसका जो था वो था 2 × 10⁻10, इसके अपॉन टोटल के अपॉन 100 लगाएंगे। ओके, इसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 12.011 यूनिट। ओके, तो ऐसे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो ये कार्बन 12 का एवरेज एटॉमिक मास आ गया है 12.00 यूनिट। इसी तरह से क्लोरीन का भी एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। इसके लिए क्लोरीन का 2 आइसोटॉप होता है, एक होता है 35 और एक 37। इन दोनों का हम रिलेटिव एबंडेंस देखेंगे और एटॉमिक मास, उन दोनों से सेम ऐसे ही एवरेज निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करेंगे, तो वो जो एवरेज निकल के आएगा वो आता है 35.5 यूनिट, जो कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है। ओके, अगला हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो सारे एटॉमिक मास का सम होता है, सभी एलिमेंट का जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मीथेन है, मीथेन एक मॉलिक्यूल है, मीथेन में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है और हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4, तो 12 4 16, यानी 16 जो आएगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा इसका CH4 का। तो मॉलिक्यूलर मास सिंपली जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास का सम होता है। ओके, इसी में एक छोटा सा टर्म होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो हो जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
जैसे ये 16 आया है तो 16 के आगे अगर हम ग्राम में लिख दे रहे हैं इसकी वैल्यू को तो वो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही सेम एटॉमिक मास के लिए भी है। ग्राम एटॉमिक मास वही होता है जब एटॉमिक मास के आगे यूनिट हम ग्राम लगा देते हैं। ओके, इसके आगे हम देखते हैं फार्मूला मास का। द फार्मूला मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ एटम्स इन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला आगे बताएंगे हम। ओके, तो इसमें जो फार्मूला होता है जैसे NaCl है, NaCl फार्मूला मास जनरली हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, KNO3 हो गया, ZNS एंड CaF2। ओके, तो ये सब सारे आयनिक कंपाउंड हैं क्योंकि सब में आयन पाए जाते हैं। इनका जब हम मास निकालते हैं तो फार्मूला मास इसको टर्म में से लिखते हैं। ओके, तो इसमें NaCl है तो इसका फार्मूला मास जो आएगा वो सोडियम और क्लोरीन के मास का सम होगा। तो सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। इसका जब सम करेंगे तो आ जाएगा 58.5 यूनिट। तो ये हो गया NaCl का फार्मूला मास। ओके, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे, बेसिक डेफिनेशन था जो हमारे आगे का जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा। और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसमें फार्मूला मास हुआ, एटॉमिक मास यूनिट हुआ, ये जो टॉपिक हैं ये कुछ टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं जो हम जनरली छोड़ देते हैं, लेकिन इन्हें अच्छे से पॉइंट देना चाहिए, अच्छे से इसे कवर करना चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके।